हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको सरल बनाने के लिए हम आज आपको इस वीडियो में अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम और अभिक्रियाएं किस प्रकार संतुलित होती है, इस प्रकार हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को छोड़कर मत जाना। यदि आपने वीडियो को छोड़कर चले गए या स्किप करके आपने देखी तो आपके जो अभिक्रियाएं संतुलित होती है या अभिक्रियाएं किस प्रकार कंप्लीट होती है ये आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज हम आपको इसमें बेसिक से रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में जो सवाल कराएंगे वे सरल भाषा में आपको यहाँ पर सवाल कराने वाले हैं। किस भाषा में कराने वाले हैं? सरल भाषा में आपको सवाल करवाने वाले हैं, जिससे आपके अभिक्रियाएं संतुलित करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमने एक अभिक्रिया ली है N+H=NH3। ये किस प्रकार बना, इसके क्या नियम है? इसको नियम के लिए हमने ये करा कि ये 3 कहाँ से आया और एक ही कहाँ से आया। यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एक है, ये 3 किस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है। ऐसी ही कुछ हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगी। इन्हें करने के लिए हमें कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण नियम याद रखने हैं और इन नियमों को यदि हम ये याद रख लिया तो हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकते हैं। चाहे आप कक्षा 6 से लेकर कहीं तक भी 12th या 12 से ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं तो ये अभिक्रियाएं आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखते हैं चलो इनके कुछ नियम। अभी देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हल करने के नियम। ये जो हल करने के नियम है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो हल करनी है हमें इलेक्ट्रॉन आयन विधि वाली और ऑक्सीकरण संख्या विधि वाली नहीं है। जो जनरल रिएक्शन आती है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, उससे संबंधित ये अभिक्रियाएं हैं, उनके नियम है। ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। आपको इतना अच्छा कंटेंट कोई देने वाला है। तो इसके लिए हमने पहला नियम लिया है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी में रखे 8 वर्गों के तत्वों को याद करना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ग से लेकर 0 वर्ग तक के जितने भी वर्ग हैं उनके जितने भी तत्व हैं हमको याद रखना पड़ेगा। 2, जब तत्व याद हो जाते हैं उनके परमाणु क्रमांक याद रखते हैं या उनके नीचे लिख देते हैं। नियम नंबर 3 है, तत्वों के अंतिम कोषों, यहाँ कोषों आएगा, कोनो लिखे गया है, कोषों, तत्वों के अंतिम कोषों के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। यानी कि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिखते हैं। ये हमने 2 नियम जो हेडलाइट रेड किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने तत्व लिख दिए हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। नियम नंबर 5 जो है, तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या है उन्हें हम अदला बदली करते हैं। अदला बदली करने पर ऑक्सीकरण संख्याएं जो अदला बदली हो जाती है उससे समीकरण संतुलित हो जाती है। तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जो हम आपको बता रहे हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम में आपको सहायता प्रदान करने वाली है। अब छठा नियम हमें याद रखना है, तत्वों की संयोजकता भी लिखते हैं। तत्वों की संयोजकता भी लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं आवर्त सारणी के लिए हमें महत्वपूर्ण नियम और क्या इसमें याद रखना है जिससे कि हमारी अभिक्रियाएं संपूर्ण कंप्लीट हो जाए। हमें अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए आवर्त सारणी का जो मान है हमें पूर्ण याद करना होता है। अर्थात आवर्त सारणी का महत्वपूर्ण रोल होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ये हमने वर्ग लिए हैं और ये वर्ग हैं 8 तक। कितने वर्ग होते हैं? 8 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण संख्या ली है, संयोजकता ली है और अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट वर्ग है और ये हमारा 8वां वर्ग है। इनके लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इसकी फर्स्ट वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, इसकी +2, इसकी +3, इसकी +3 और इसकी होती है +-4 होती है फोर्थ वर्ग की। 5वें वर्ग की होती है -3। अब यहाँ से जो ले इधर को जाएंगे हमें माइनस ले लेनी है। क्या ले लेनी है? माइनस ले लेनी है। -3, इसकी -2 हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी -1 और इसकी हो जाएगी 0। इसकी क्या हो जाएगी? 8वें वर्ग की 0। यदि हम संयोजकता की बात करें तो फर्स्ट वर्ग की संयोजकता 1 होती है, सेकंड वर्ग की 2, तीसरे वर्ग की 3 संयोजकता और फोर्थ वर्ग की 4 संयोजकता, 5वें वर्ग की अब 8 - 5 करेंगे दूसरे नियम के अनुसार 3 संयोजकता और 6ठे वर्ग की हो जाएगी 2 संयोजकता, 7वें वर्ग की हो जाएगी 1 संयोजकता और 0 वर्ग की हो जाएगी 8वें वर्ग की हो जाएगी 0 संयोजकता। क्या हो जाएगी? 0 संयोजकता। अब इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फर्स्ट वर्ग के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंतिम कोष में 2, इसके अंतिम कोष में 3, इसके अंतिम कोष में 4, इसके अंतिम कोष में 5, छठे के में 6 होता है, 7वें के में 7 होते हैं और 8वें वर्ग में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूर्ण आवर्त सारणी हमने यहाँ बना दी है। अब इस आवर्त सारणी से ही संयोजकता
और ऑक्सीकरण संख्या से ही हम समीकरण को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? समीकरणों को संतुलित करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके द्वारा ही हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए अब हम आपको सरल भाषा में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम और अभिक्रियाएं संतुलित करना सिखाते हैं। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संतुलित होती है। अब देखिए, यहाँ से होता है अभिक्रियाओं को पूरा करना या अभिक्रियाओं को किस प्रकार हम संतुलित करें। यहाँ से हम आपको बिल्कुल बेसिक से इजी, बिल्कुल सरल भाषा में अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाएंगे। यदि आप वीडियो को छोड़कर या स्किप करके देखेंगे तो ये जो अभिक्रियाएं पेपर में या एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हल करने वाले हैं, या आप पर अभिक्रियाएं संतुलित नहीं हो सकती। ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगी और आगे तक आपके लिए काम आएगी। अभिक्रियाओं को पूरा करना या अभिक्रिया पूरी करो। एक रिएक्शन ली हमने A + B = AB2। ये 2 कहाँ से आया है, यही हमें जानना है, यही हमें सीखना है बेसिक से सरल भाषा में। आज हम आपको इतने सरल भाषा में रिएक्शन संतुलित करना सिखा देंगे, शायद आपको कोई नहीं सिखा सकता। चलिए देखते हैं। हमने माना A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और B के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। B के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात A की वैलेंसी 2 और B की वैलेंसी 1। तो हम कह सकते हैं जब A B से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है AB2। हमें जानकारी करनी है कि ये 2 कहाँ से आया है। अब हमने देखा, यहाँ पर हमने लिया है A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके ऊपर रख देते हैं, या इसकी वैलेंसी ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसके ऊपर रख देते हैं। अब B की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 1, या इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने नियमों में बताया है पीछे, इन इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीकरण संख्या की अदला बदली कर देते हैं। अब B का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो तो चला गया 1 की तरफ, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले गए B की तरफ। ये किसका इलेक्ट्रॉन आया? अब A का इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि ये A के नीचे है। और B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके इलेक्ट्रॉन है? B के इलेक्ट्रॉन है। अर्थात हम कह सकते हैं A1 B21। इस प्रकार हमने देखा A के पास 1 परमाणु और B के पास 2 परमाणु आ चुके हैं। हम एक मान नहीं लिखते, तो ये जब एक मान छोड़ दिया जाता है तो ये मान हो जाता है AB2। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं कंप्लीट किस प्रकार हो जाती है? A + B = AB2। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि चलिए कोई बात नहीं, यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये एक अभिक्रिया है A + B, दोनों तरफ को तीर का निशान, या = AB2। ये 2 कहाँ से आया है, यही हमें समझना है। हमने माना A के पास अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी वैलेंसी हो जाती है संयोजकता, ये ऑक्सीकरण संख्या भी यही है। और B के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इसकी वैलेंसी हो जाती है। अब हमने जब आपस में इनकी क्रिया कराई A + B = AB2 बना। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीकरण संख्या थी, और इसकी ये 1 ऑक्सीकरण संख्या है। इनकी अदला बदली हो गई। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये तो चला गया A के पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये चले गए B के पास। ये किसके पास चले गए? B के पास। तो इन दोनों से जो उत्पाद बना A1 B21 बना। A का जो एक मान है या एक संयोजकता है, इस मान को हम नहीं लिखते हैं। यदि हम इस मान को छोड़ भी देते हैं तो यहाँ एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है। तो ये मान हो जाता है हमारा AB2। इस प्रकार ये कंप्लीट अभिक्रिया हो जाती है। A + B = AB2। चलिए अब हम रिएक्शनों को संतुलित करते हैं परमाणुओं के अनुसार। वीडियो छोड़कर मत जाना। यदि आप वीडियो छोड़कर या स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो ये जो समीकरण संतुलित होती है ये आपकी समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अभिक्रियाओं को पूरी करो। हमने वही रिएक्शन ली है जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। N + H = NH3। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई, अमोनिया बनी। क्या बनी? अमोनिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये NH3 क्यों बनी? ये NH3 ही क्यों बनी? NH2 क्यों नहीं बना? NH4 क्यों नहीं बना? NH5 क्यों नहीं बना? NH5 क्यों नहीं बना?
ये सभी के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा। चलिए इसको भी हम डाउट को क्लियर कर देते हैं कि NH3 ही क्यों बना, NH3 ही क्यों बना। आइए अब इधर देखते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी संयोजकता हो जाती है 3। इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाती है 1। अब जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन के पास अंतिम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता होती है 3, जो हमने इसके ऊपर लिख दिया। प्लस अब हाइड्रोजन से क्रिया करानी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कोश में, ये इसकी वैलेंसी होती है या संयोजकता इसकी होती है। अब जब आपस में क्रिया हुई इक्वल टू तो NH3 बना। NH3 बना, यही क्यों बना? ये तीनों में से क्यों नहीं बना? तो हमने बताया था इनकी ऑक्सीकरण संख्या या इनके इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर देते हैं। नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन है वे तो चले गए इधर हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो चला गया नाइट्रोजन के पास। जब इनकी आपस में क्रिया हुई तो N1H3 बना, H3 बना। अब हम इसमें एक मान को तो छोड़ देते हैं, एक मान को छोड़ देते हैं तो ये क्या रह जाता है? NH3 बना। इन्होंने अपनी संयोजकताएं पूरी कर ली तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? N प्लस H इक्वल टू NH3। ये जो कारण बताया ये वाला, यही कारण है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा, ना कि इनको बनाएगा। ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे की कुछ और रिएक्शन। अभी देखिए अभिक्रिया नंबर 2 C प्लस H इक्वल टू CH4। अगर आपको अभिक्रियाएं पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होने वाली भी वीडियो है। तो देखते हैं कि C प्लस H इक्वल टू CH4, ये 4 कहाँ से आया? अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि CH4 ही क्यों बना, CH4 ही क्यों बना, मैथेन ही क्यों बनी, CH2 क्यों नहीं बना, CH3 क्यों नहीं बना, C2H3 क्यों नहीं बना, CH5 क्यों नहीं बना, ये CH4 ही क्यों बना? चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। C के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अंतिम कोश में जब होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंसी हो जाती है 4, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है -4 और +4। ये एक ऐसा तत्व है जिसकी बीच में ऑक्सीकरण संख्या होती है -4 और +4। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी हो जाती है 1 या इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +1 होती है। तो अब आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो C प्लस H इक्वल टू क्या बनेगा? CH4। क्या बनेगा? CH4। और हम देखते हैं इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इसकी 4 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब इनकी वैलेंसियों को या संयोजकताओं को या ऑक्सीकरण संख्या की अदला बदली कर देते हैं। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है या ऑक्सीकरण संख्या 1 वो कार्बन के पास चली जाएगी और जो कार्बन की वैलेंसी है या ऑक्सीकरण संख्या है वो किसके पास चली जाएगी? हाइड्रोजन के पास चली जाएगी। अब ये जो आया एक वैल्यू, ये कार्बन की वैल्यू आई है C1 और ये 4 जो आई है ये वैल्यू आई है हाइड्रोजन की। इस एक मान को तो नहीं लिखते। जब इस एक मान को नहीं लिखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी CH4, ये वैल्यू हो जाएगी CH4। तो रिएक्शन कंप्लीट क्या हो जाएगी? C प्लस H इक्वल टू CH4। तो हम कह सकते हैं कार्बन की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर मैथेन बनती है, ना कि ये CH2, CH3, C2H3 और C2H5 बनते हैं, C2H5 बनते हैं। ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए देखते हैं इससे आगे की अभिक्रियाएँ। अभी देखिए अभिक्रिया नंबर 3 Ca प्लस Cl इक्वल टू CaCl2। इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और सरल भाषा में इसको हल करना सीखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये CaCl2 ही क्यों बना, CaCl2 ही क्यों बना,
CaCl3 भी बन सकता था, CaCl4 भी बन सकता था, Ca2Cl भी बन सकता था, या अन्य पदार्थ भी बन सकता था। चलिए इसको हल करते हैं और समझते हैं सरल भाषा में। अब हमें पता है कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम SPDF में लिखते हैं या KL में लिखते हैं तो इनके इसके अंतिम कोश में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोश में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंतिम कोश में आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोश में आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंसी कैल्शियम की हो जाती है 2 और क्लोरीन की हो जाती है 8 - 7, वैलेंसी 1, यानी कि संयुक्ता 1। अब इनकी आपस में क्रिया देखते हैं। Ca की जब हमने क्रिया कराई क्लोरीन से Cl इजकल टू CaCl2 बना, CaCl2 बना। ये क्यों बना? कैल्शियम की जो वैलेंसी है या संयुक्ता है वह है 2, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या इसके ऊपर रख देते हैं +2, यानी कि 2। ये संयुक्ता है इसकी। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है या इसकी संयुक्ता 1 होती है। अब इन संयुक्ताओं को या ऑक्सीजन संख्या की अदला बदली कर देते हैं। Cl की जो संयुक्ता है वो 1 यहाँ आ जाती है ऑक्सीजन संख्या इधर कैल्शियम के पास, और कैल्शियम की जो ऑक्सीजन संख्या है या इसकी संयुक्ता है वो 2 इधर आ जाती है। ये जो वैलेंसी आई ये आई कैल्शियम की Ca1, और Cl की वैलेंसी कितनी आई या इसके परमाणु आए 2, CaCl2। अब हमें पता है कि जो ये एक मान है इसको हम छोड़ देते हैं तो ये मान आ जाता है CaCl2। तो रिएक्शन क्या होती है? Ca + Cl2 इजकल टू क्या बन जाता है? CaCl2। यही कारण है कि ना तो CaCl3 बनेगा, ना CaCl4 बनेगा और ना Ca2Cl बनेगा। इस कारण से CaCl2 बनता है। हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए अभिक्रिया नंबर 4, Na + N इजकल टू Na3N। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये अधिकतर एग्जाम में कंप्लीट करने को आ जाती है। अब आपके माइंड में फिर वही क्वेश्चन हो रहा होगा, ये जो है Na3N ही क्यों बना? NaN3 भी बन सकता था, NaN4 भी बन सकता था, Na2N2 भी बन सकता था, NaN5 भी बन सकता था। अब हम समझते हैं कि Na3N ही क्यों बना। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी संयुक्ता 1 होती है। इसकी संयुक्ता 1 होती है और ऑक्सीजन संख्या भी +1 होती है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन लिख दें तो 2 5, अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन संख्या इसकी आ जाती है -3 और संयुक्ता हो जाती है 8 - 5 3, तो इसकी संयुक्ता हो जाती है 3। अब हम जब रिएक्शन देखते हैं Na + N इजकल टू Na3N, ये बना Na3N बना। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। ऑक्सीजन संख्या इसकी +1 थी या इसकी संयुक्ता 1 थी, इसके ऊपर लिख देते हैं। ऐसे नाइट्रोजन की संयुक्ता थी यहाँ पे 3 थी या ऑक्सीजन संख्या इसकी -3 होती है। अब इन संयुक्ताओं की या ऑक्सीजन संख्याओं की अदला बदली कर देते हैं। इस प्रकार अदला बदली कर दी। यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी आई थी? 3 या इसकी संयुक्ता 3। सोडियम की यहाँ पर 1। अब ये जो 3 मान आया ये किसका आया? Na3 सोडियम का आया और Na1 ये नाइट्रोजन का आया। अब हमें पता है कि वो एक मान तो नहीं लिखते। जब ये एक मान नहीं लिखते तो ये सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा Na3N, ये यौगिक बन जाएगा Na3N। अर्थात जब इस मान को छोड़ देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है Na3N। तो रिएक्शन क्या हो जाती है? Na + N इजकल टू Na3N। यही कारण है कि ना तो NaN3 बनेगा, NaNH4 बनेगा, Na2N2 बनेगा और ना बनेगा NaN5।
क्या बनता है, Na3N5 और Na3N बनता है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार एग्जाम में हमें अभिक्रियाओं को संतुलित कर लेना है। चलिए देखते हैं इससे आगे की अभिक्रियाएं। अभी देखिए अभिक्रिया नंबर 5, Mg+O = 2MgO। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर MgO2 क्यों नहीं बना, Mg3O क्यों नहीं बना, MgO4 क्यों नहीं बना, ये Mg2MgO ही क्यों बना, 2MgO ही क्यों बना। चलिए समझते हैं। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम कोष में हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इसकी वैलेंसी निकालते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाती है। तो दोनों की संयोजकताएं कितनी है, 2-2 है। तो जब अभिक्रियाएं कराते हैं Mg+O = 2MgO बनता है, 2MgO बनता है। इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी संयोजकता 2, इसके ऊपर लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन संख्या 2 होती है और इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 2 होती है, -2। क्या होती है, -2। अब आपस में इनके इलेक्ट्रॉनों की या संयोजकताओं की अदला बदली कर देते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो मैग्नीशियम की कितनी आई, Mg2 और O2, Mg2 O2। अब हम क्या करते हैं, इस मान को काट देते हैं। ये कितनी बार कट जाता है, एक बार, Mg1O1। इस मान को, एक मान को हमने लिखते हैं तो ये मान आ जाता है MgO। अर्थात ये 2 मान है, ये इसको पहले ही लिख देते हैं। यहाँ से ये 2 मान जो आए ये बराबर हैं, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ये हमारा बन जाता है 2MgO, या इसे हम लिख सकते हैं MgO भी। इस प्रकार इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इससे आगे की अभिक्रिया। अभी देखिए अभिक्रिया नंबर 6, Mg+Br = MgBr2। अब Mg तो एक है और Br के 2 हैं, ये 2 कहाँ से आए हैं, यही बात हमें समझनी है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये MgBr2 ही क्यों बना, MgBr2 ही क्यों बना। Mg2Br भी बन सकता था, MgBr3 भी बन सकता था, MgBr4 भी बन सकता था, या इससे अधिक भी बन सकता था, कोई और यौगिक भी बन सकता था। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं कि ये MgBr2 ही क्यों बना। अब हमें पता है Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंतिम कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। और ब्रोमीन के अंतिम कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 8 - 7 करते हैं तो इसकी वैलेंसी आ जाती है 1, इसकी संयोजकता आ जाती है 1। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, ब्रोमीन की संयोजकता आ जाती है 1। अब जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया हो जाती है Mg+Br = MgBr2। अब इसके जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वे कितने थे, 2। इसकी संयोजकता कितनी थी, 2। ये इसके ऊपर लिख देते हैं 2 और इसकी होती है 1। जब इन इलेक्ट्रॉनों की या संयोजकताओं की अदला बदली करते हैं ऑक्सीजन संख्या की, तो ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या संयोजकता इधर 1 आ जाती है और इसकी ऑक्सीजन संख्या इधर कितनी आ जाती है, 2। तो ये जो संयोजकता आई है ये तो ब्रोमीन की आई है और ये 1 आई है किसकी, ये आई है मैग्नीशियम की। इस प्रकार ये यौगिक बन जाएगा Mg1Br2। इस एक मान को तो नहीं लिखते, जब इस एक मान को नहीं लिखते हैं तो ये हो जाता है MgBr2। यही यौगिक बन जाता है इस रिएक्शन के अनुसार। अर्थात यही कारण है कि Mg2Br नहीं बनेगा, MgBr3 भी नहीं बनेगा, MgBr4 भी नहीं बनेगा। अर्थात इससे अलग अन्य यौगिक नहीं बनेगा। अर्थात अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गाइस आपको हम 4 रिएक्शन प्रैक्टिस रिएक्शन दे रहे हैं।
ये प्रैक्टिस रिएक्शन आपको हमने आपको जो रिएक्शन समझाई है इसी के अनुसार आपको करनी है। हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है K + O = K2O, इसको प्रैक्टिस करके आपको देखना है और इसको हल करना है। Al + N AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरी रिएक्शन दी है हमने आपको B + Cl = BCl3, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। लास्ट रिएक्शन है C + I = CI4, इसकी भी आपको रिएक्शन कंप्लीट करके देखनी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।